हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने ऐप रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दुगने उत्साह और जोश के साथ संडे के बाद बच्चे तैयार होंगे क्लास करने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए बच्चे उत्सुक होंगे। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, सभी सभी जुड़ जाइए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद बच्चे। एक बार सभी लोग जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग निखिल तेवतिया, हर्ष वालिया, साहिल कुमार, रवि विश्वकर्मा, कन्हैया, अनिल आर्या, संजू, सिद्धार्थ, ऋतिक, ज्योति, सुमित, शिखा, रजनी, टीना, सोनिया, मितलेश, धीरज, आनंद, बिरजू कुमार, पंकज शर्मा, उषा, शिवम कुमार, अंकित, अनीप, केशव, सालू, कार्तिक, अंकित। चलो भाई शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहले हम लोगों का जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप है बच्चे, वो ओपन हुआ था आपका 25 तारीख को। तो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी उसमें। एक दो मैसेज ऐसे थे जिनके कुछ डाउट थे, जिनको शिकायत थी मुझसे, तो उन शिकायत को भी दूर करने की कोशिश करूंगा बच्चे। वैसे तो 3-4 दिन शुरुआत हुए हैं हमारी क्लास को चलते चलते, अभी आप ठीक से जान नहीं पाए हैं कि चीजों को हम लोग करेंगे कैसे। अगर आप एक चैप्टर खत्म होने का इंतजार करते तो शायद आप लोगों को पता लग जाता कि चीजें जो हैं वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से निपटाई हैं। फिर भी चलो मैं बता देता हूं, अभी आपको आइडिया नहीं है। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि क्वेश्चंस बहुत कम कराते हैं। बच्चे क्वेश्चंस इतने करा दूंगा कि आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चंस इतने कराते क्यों हूं। वो मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रखे हुए। जैसे शुरुआत में मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता तो मैं ओरली आप लोगों को बता दिया होगा, ठीक है। उसके बाद इकाई का अंक पढ़ाया मैंने, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ाई और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। तीनों पे मैंने क्वेश्चन कराए, उस दिन भी कराए थे और लास्ट क्लास में मैं पूरे टाइम तक क्या कराए थे, क्वेश्चन ही कराए थे, केवल 5 मिनट के टॉपिक की बात छोड़ दो तो। फिर उसके बाद अब मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कराए, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो पूरा नहीं हो पाया था, आज वो कंप्लीट होगा। तो बच्चे आज मैं उसके क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, आप मेरे साथ थ्योरी पढ़िए। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और सीखने के लिए अगर आप चीजें सीखेंगे ना तो क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। मैंने लास्ट में क्लास के बिल्कुल लास्ट में मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि दिल्ली पुलिस 2020 में जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको एक दिन में ही करा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं रहने वाली है, कमी रहने वाली है तो आपके सीखने के कॉन्सेप्ट की कमी रहने वाली है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक चैप्टर का पहले ये देखिए कि मैं उस एक चैप्टर को आपके सामने पेश कैसे करता हूं, आपको समझाता कैसे हूं। फिर आप लोग डिसाइड करना, फिर कुछ कमियां हो तब बताना। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि शायद अभी आपको नहीं पता कि आगे की स्ट्रेटजी क्या है मेरी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। एडवांस मैथ का वीडियो ऐप पर अपलोड करा दीजिए। कल फंक्शन था, कल हमारा जो यूपीएसआई के सिलेक्टेड बच्चे थे उनका प्रोग्राम था, और परसों रात से ही हम लोग उसमें बिजी थे, मतलब परसों शाम से ही हम लोग उसमें बिजी थे। तो परसों शाम से और कल रात 9 बजे तक बच्चे हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम पूरा दिन उसी में चला गया और परसों पूरी रात भी हम लगभग लगभग 1-2 बजे तक उसी में रहे। तो अब सारी चीजें आज से हम देखना चालू करेंगे। क्या पीडीएफ डली है, कौन सी पीडीएफ में क्या डला है, सुबह की पीडीएफ में क्या डल रहा है बच्चे, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आज से सब कुछ प्रॉपर वे में डलेगा और एक क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बच्चे एडब्ल्यूओ टीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एससीएम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लेवल का हर कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ बच्चे शुरुआत करता हूं, इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करता हूं। हम जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे थे वो नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग पढ़ रहे थे।
किसकी संख्या? गुणनखंडों के। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। ये चैप्टर अपने आप में बड़ा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मैं कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं चाहता हूं, है ना। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चे 2 है, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या हम लोगों ने पढ़ा था। वर्कशीट के जो डाउट है वो संडे में करा दूंगा, है ना। वर्कशीट सॉल्यूशन लेके मैं संडे में आपके सामने आऊंगा। देखते हैं, मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट टाइम का ही, कि 3600 के टोटल फैक्टर क्या होंगे। 3600 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, ये आपके सामने एक दिया हुआ है। 3600 एक संख्या दी हुई है, और आपसे पूछा है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। क्या मैं 3600 को बच्चे लिख सकता हूं 36 गुणा 100? क्या मैं 3600 को लिख सकता हूं 36 गुणा 100? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं 36 के फैक्टर करूं तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36। क्या 36 को बच्चे मैं ये लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 को किसी वजह से छोड़ा होगा। अगर मैंने छोड़ा होगा तो किसी वजह से छोड़ा होगा, उसका बाद में कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। जब पीडीएफ में डाला है तो वो कराने के लिए ही डाला है, आप उस चीज से निश्चिंत रहिए। अगर पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन डाला है तो वो कराने के लिए ही डाला है बच्चे, ठीक है, समझेंगे। अगर मैं 100 की बात करता हूं तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 पंजे 100। क्या ये 36 गुणा 100 के फैक्टर ये हो जाएंगे? अगर मैं पावर की फॉर्म में इसे लिखना चाहता हूं तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर मैं 3 की पावर देखूं तो 3 की पावर बच्चे 2 हो जाएगी, और 5 की पावर देखूं तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। यानी कुल मिला के हम 3600 को पावर की फॉर्म में देखना चाहें तो 3600 को पावर की फॉर्म में इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चीजों को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहां से लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में आप लोगों से, कि 3600 के टोटल फैक्टर क्या होंगे। मैं 3600 का सब कुछ बता देता हूं, जो भी कुछ वो यहां से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा 3600 के टोटल फैक्टर क्या होंगे। 3600 के टोटल फैक्टर क्या होंगे? तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए, कुल गुणनखंड निकालने के लिए, सबसे पहले आपको इस संख्या को इस फॉर्मेट में तोड़ना होगा। जब इस फॉर्मेट में आप लोग तोड़ चुके होंगे तो इनकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करना होगा। 4 में 1 बढ़ाया तो 5 हुआ, 2 में 1 बढ़ाया तो 3 हुआ, इस 2 में 1 बढ़ाया तो 3 हुआ। यानी टोटल फैक्टर की संख्या जो आ जाएगी, क्या वो 45 आ जाएगी? टोटल फैक्टर की जो संख्या आ जाएगी वो 45 आ जाएगी। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। बच्चा मैंने आपसे बताया ना, आज मैं सभी पीडीएफ को देख रहा हूं बाइलिंगुअल है या नहीं है। आप आज कोई कमेंट मत करिए, आज से हर एक चीज प्रॉपर वे में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहां पे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलो, टोटल वेक्टर की संख्या क्या आ गई? तो टोटल वेक्टर की संख्या आ गई, टोटल फैक्टर की संख्या आ गई बच्चे 45। अब इस टोटल फैक्टर में जो होंगे बच्चा, वो दो वैल्यूज आपको दी होंगी। कोई भी संख्या या तो सम संख्या होती है, कोई भी संख्या या तो सम संख्या होती है, और या फिर वो विषम होगी। भाई इससे अलग तो कुछ होता नहीं है। कोई भी संख्या या तो सम संख्या होगी या फिर वो विषम संख्या होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? आप कहोगे जी हाँ, है एक ऐसी संख्या जो सम भी नहीं है विषम भी नहीं है, जीरो है एक ऐसी संख्या। तो आप बच्चे, जीरो है तो सही सम संख्या, लेकिन हम कुछ भी मान के नहीं चलते हैं, सबसे छोटी मान के नहीं चलते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जीरो से किसी को विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए जीरो किसी का फैक्टर हो ही नहीं सकता। बात को समझो, मैं जीरो भी लिख सकता था, तो जीरो से किसी को विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, और इसलिए जीरो जो है वो किसी का फैक्टर नहीं हो सकता। इस बात को दिमाग में आप सेट करके रखेंगे। चलो,
मैंने कहा कि जो भी टोटल फैक्टर आए हैं उसमें कुछ सम संख्या होंगी, कुछ विषम संख्या होंगी। अगर मैं आपसे टोटल इवन फैक्टर पूछता हूं, यानी कि कुल सम संख्या गुणनखंड पूछ सकता हूं, सम गुणनखंड पूछूं कि इन टोटल फैक्टर में से ऐसी कितनी संख्या हैं जो सम संख्या हैं, तो टोटल इवन फैक्टर निकालने के लिए बच्चा आपको क्या करना होगा, इस यहां देखो ये इवन कौन सा है, अगर आप कहोगे तो ये इवन है। इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, इवन की पावर को एज इट इज ऐसे ही लिख दो, ओड की पावर में एक इंक्रीमेंट कर दो, ओड की पावर में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो क्या आप कहेंगे कि इवन फैक्टर जो आएंगे वो 36 निकल के आएंगे। यानी 4 तिया 12 तिया 36, इवन फैक्टर जो निकल के आएंगे बच्चा वो 36 निकल के आ जाएंगे। जहां टोटल फैक्टर 45 थे, इवन फैक्टर हमारे 36 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे टोटल ओड फैक्टर पूछता हूं, अगर मैं आपसे बच्चा टोटल ओड फैक्टर पूछता हूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जब ओड फैक्टर पूछा जाए तो इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दो। आपने क्या कहा, जब ओड फैक्टर पूछा जाए तो इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दो, ओड की पावर में एक बढ़ाओ, ओड की पावर में एक बढ़ाओ, तो टोटल ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे, आप कहोगे 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। बच्चा क्या हम लोगों ने सही किया है या गलत किया है, इस चीज की पहचान कैसे होगी, अगर आप इवन और ओड को जोड़ोगे तो ये हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। इवन और ओड को जोड़ोगे तो ये हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। 36 और 9 जोड़ोगे तो बच्चा 45 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको कहा जाता है कुल गुणनखंड। इसको क्या कहा जाता है, कुल गुणनखंड बोला जाता है बच्चे। कुल गुणनखंड होता है ये, और ये होता है समगुणनखंड, ये होता है समगुणनखंड, और ये क्या होता है, विषम गुणनखंड होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो भाई पढ़ाई तो रहा हूं इस चैप्टर में, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इस चैप्टर में आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इस चैप्टर में टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूं, पढ़ाई तो रहा हूं। तो जब तक कॉन्सेप्ट सारे खत्म नहीं होंगे तब तक छोड़ूंगा कैसे, सिलेबस मुझे पता है कब खत्म करना है। चीजें समझते रहो बच्चा, जितनी समझा रहा हूं। ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बल्क लेवल पे पूछी जाती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पूछी जाती हैं, और आप इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, हिंदी में भाई पढ़ा तो रहा हूँ, सारा कुछ हिंदी में ही तो बता रहा हूँ, मैं खुद हिंदी वाला हूँ, मैं खुद हिंदी वाला प्राणी हूँ। मैं तो इंग्लिश में ले दे के बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 2-4 वर्ड। ऐसे क्यों कहते हो कि हमारे पैसे बेकार चले गए, हम हिंदी में नहीं पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है। चलो, टोटल स्क्वायर बताइए बच्चे, जो चीज मुझे बतानी है वो बता रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनना। अब मैंने 3600 को लिखा क्या था, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। याद रखना बच्चे, अगर यहां से आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जाता है बच्चे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, हम सम गुणनखंड भी देख चुके हैं, हम विषम गुणनखंड भी देख चुके हैं, हम कुल गुणनखंड भी देख चुके हैं, लेकिन अब देखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पहले हमें यह देखना होता है कि क्या ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो केवल एक से विभाजित होती हैं या अपने आप से विभाजित होती हैं। दूसरे वर्डों में बात करूं, जिसके 2 डिफरेंट गुणनखंड होते हैं वही संख्या प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। तो ये सारी की सारी अभाज्य दी हुई है आपको, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। जब सारी की सारी अभाज्य दी हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देना, उनकी पावर्स को ऐड कर देना, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 9 निकल के आ जाएगी। लेकिन ये 9 तब निकल के आएगी जब ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या होंगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, जी ठीक है यहां तो सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या थी,
लेकिन अगर ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या नहीं हुई तो फिर कैसे निकालेंगे? तो वो दूसरा टाइप इस क्वेश्चन का बन जाता है। ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे बच्चा ये कहता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 7 की पावर 2, मैंने आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? मैंने आपसे क्या पूछा बच्चा? मैंने आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो आपसे एक कॉन्सेप्ट बताया है कि सभी की सभी संख्याएं जो हैं, सभी की 4 और 2 6 और 2 हाँ 8 आएगा, 4 2 6 2 8 आएगा, कोई बात नहीं बच्चे, सिली मिस्टेक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 6 2 8 आएगा। मैंने आपसे पूछा कि एक आपके सामने संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है, तो आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो, संख्या क्या होगी। तो अभी बताया है, क्या ये अभाज्य है? आप कहोगे जी बिल्कुल ये तो अभाज्य दिया हुआ है, दो तो अभाज्य होता है। मैंने कहा क्या ये अभाज्य है? तो आपने कहा जी बिल्कुल ये भी अभाज्य दिया हुआ है। मैंने कहा क्या ये अभाज्य है? तो आपने कहा जी 4 अभाज्य नहीं है। अगर 4 अभाज्य नहीं है तो इसे अभाज्य बनाओ। फिर कैसे? अगर 4 के फैक्टर करना चाहूं तो क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और बाहर पावर 3 लगी हुई है, तो क्या उसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3? क्या 6 को बच्चे मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं? और पावर कितनी है? पावर तो 5 दी हुई है। क्या ये मेरा अभाज्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी ये तो आपका अभाज्य है, तो इसे एज इट इज ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं 2 की पावर 2 हो गया, यहां देखते हैं बच्चा 3 की पावर 3 हो गया, और यहां देखोगे तो 2 पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। क्या यहां 2 की पावर 6 हो जाएगा? यहां आगे बढ़ते हैं तो बच्चा 2 की पावर ये 5 हो गया, और आगे बढ़ते हैं तो 3 की पावर भी 5 हो गया। उससे आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा? 7 की पावर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां देखोगे तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारी की सारी जो है आप लोगों को अभाज्य संख्या दी हुई है। जब सारी की सारी अभाज्य संख्या दी हो, सारे के सारे प्राइम नंबर दिए हुए हो, तो उनकी पावर्स को ऐड कर दो, उनकी घात को बच्चा केवल जोड़ दो। ठीक है, बात को समझेंगे। 2 और 3 5 हो गया, और 6 11, 5 16 और 5 21 हो गया। 21 और 5 कितना हो जाएगा? टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 5 लिख दिया है, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, 7 की पावर 2 दी हुई है, यहां भी 7 की पावर 2 लिख देंगे। यहां देखेंगे बच्चा 2 और 3 5 और 6 11, 5 16, 5 21 और 2 कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 23 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा जी? वो 23 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? क्या ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को आज समगुणनखंड बताया, विषम गुणनखंड बताया, अभाज्य गुणनखंड बताया, और टोटल गुणनखंडों की संख्या आप लोगों को बताई। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया। भाई मैंने बताया तो आपको सारी दिक्कतें बता दी कि परसों शनिवार की शाम से मीटिंग हुई थी। कल जो था वो यूपीएसआई वालों का प्रोग्राम था, इस वजह से डाउट को मोटा मोटा देख पाया हूं मैं। बिल्कुल मैंने एक दो बार ही डाउट देख पाया हूँ, डाउट ग्रुप। तो आज से मैं प्रॉपर वे में डाउट ग्रुप देख रहा जो आपकी दिक्कत समस्याएं हैं वो वहां सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो। अभाज्य संख्या नहीं बनेंगी तो आपको अभाज्य संख्या बनानी है। सर 196 का फैक्टर, चलो देख लेंगे, अगर कोई सिली मिस्टेक हुई है तो बच्चा आप लोग ठीक कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत छोटी सी चीज समझ के चल रहा हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने एक डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा यहां 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, यहां 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहां 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। ऐसे कोई संख्या आप लोगों को दी हुई है। अब आपसे वो पूछता है कि जितने भी टोटल गुणनखंड हैं, जितने भी आपके कुल गुणनखंड हैं,
उनका योग क्या होगा या उनका सम क्या होगा। बच्चा ये आपसे पूछ लेगा, बहुत रेयर केस में पूछेगा। एससीएम वाले, एडब्ल्यूओ वाले बहुत ध्यान से देख लें, और बच्चा कांस्टेबल वालों से बहुत रेयर केस में वो ये चीज पूछ रहा होगा कि टोटल गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो, जब भी टोटल गुणनखंडों का योग पूछे तो आप देखो कि ये पावर कहां दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। यहां पे पावर 2 दी हुई है, यहां पे पावर 3 दी हुई है। अब ध्यान से सुनना, जब भी योग पूछता है शुरुआत 0 से करो और वहां तक लिखते चले जाओ बच्चे, वहां तक लिखते चले जाओ जहां तक आपको पावर दी हुई है। तो आपने ये लिख लिया, 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और बीच में आपको हमेशा प्लस लगाना है। यहां गुणा लगा है तो गुणा लिख दो, फिर से 3 की पावर 0 लिख दो, 3 की पावर 1 लिख दो, कहां तक जाना है, 3 की पावर 2 तक जाना है। फिर 5 की पावर 0 लिख दो, 5 की पावर 1 लिख दो, 5 की पावर 2 लिख दो। ये होता है बच्चे टोटल गुणनखंडों का योग होता है। टोटल गुणनखंडों का योग होता है, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करो 3 तक चले जाओ। 3 की पावर 2 दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करो 3 की पावर 2 तक चले जाओ। 5 की पावर 2 दिया है, 0 से स्टार्ट करो 5 की पावर 2 तक चले जाओ। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे नो दिक्कत समस्या। देखते हैं बच्चे क्या आएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 आता है। 2 की पावर 1 कितना होगा बच्चे, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। 8 और 4 12, 2 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 यहां से निकल के आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक के ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 15 निकल के आ जाएगी। ठीक है। किसी की पावर 0 1 होता है। आगे 3 की पावर 1 3 होगा। 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 होगा। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है। 5 की पावर 1 5 होगा। 5 की पावर 2 25 होगा। 25 और 5 30 और 1 31 होगा। यानी अगर मैं 15 गुणा 13 गुणा 31 कर दूं तो क्या ये टोटल गुणनखंडों का योग आ जाएगा? क्या ये टोटल गुणनखंडों का योग आ जाएगा? भैया वो पावर बड़ी देगा ही नहीं। क्वेश्चन करने का तरीका यही है। तो जितने तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बस वो उतने तक पावर देगा। ऐसे तो आप कहने लगो बच्चा, ऐसे कोई आपका तुक थोड़ी ना है। आप कहने लगो 2 की पावर 1967 गुणा 3 की पावर 1899 और गुणा 5 की पावर 1789 और गुणा 7 की पावर 873। वो आपसे पूछ सकता है क्या टोटल गुणनखंड कितने होंगे? क्या वो आपसे चारों की गुणा कराने के लिए कभी बोल सकता है? वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कैलकुलेटिव पूछेगा, लेकिन 2 ही लाइन में सॉल्व होने वाला कैलकुलेटिव पूछेगा। ऐसी थोड़ी ना वैल्यू वो पूछ देगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी वजह, मतलब आपकी नजरों से देखा जाए, पर ऐसे क्वेश्चन बच्चे बनते नहीं हैं। इसलिए पावर वो आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि क्या आप लोग जानते हैं कि टोटल गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है? तो उसका तरीका बच्चे ये होता है, उसका तरीका ये होता है। तभी मैंने आप लोगों से कहा है कि ये बहुत रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। टोटल फैक्टर कितने हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सम फैक्टर कितने हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। विषम फैक्टर कितने हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य फैक्टर कितने हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन योग से बच्चा लिमिटेड, योग से बच्चा रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, यही चीजों को और समझते हैं। बच्चे ये टोटल गुणनखंडों का योग मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर मैं सम गुणनखंड का योग पूछूं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं आपसे सम गुणनखंड का योग पूछूं, जितने भी सम फैक्टर होंगे, जितने भी सम गुणनखंड होंगे, उनका योग क्या होगा वो आपसे पूछना चाह रहा हूं। सम गुणनखंड का योग आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। इस बार योग की बात आप लोगों के सामने कर रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबकी बात सुनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। भला बुरा बोलना है, बहुत अच्छे से बोलते बोलते रहो।
और अगर बच्चे चीजें लिमिट से ज्यादा क्रॉस होंगी तो फिर आप लोग ही उसके लिए जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं और मैं अपनी मेहनत से खुद सेटिस्फाई हूं। मैं अपनी मेहनत से खुद सेटिस्फाई हूं, क्या कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्या देना चाहिए, उससे मैं सेटिस्फाई हूं। अगर 7-8 बुकों का कलेक्शन मैं आपके सामने रख सकता हूं तो ये मेहनत ही आप लोग कहोगे। और अगर इस मेहनत पे आप लोगों ने कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट किए तो बच्चा उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। या तो मैं यही कहता कि मैं मेहनत ही नहीं कर रहा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं उन कमेंटों को सुन रहा होता, कमेंटों को देख रहा होता, फर्जी कमेंटों को झेल रहा होता। लेकिन बच्चा लिमिट में रहेंगे, हर एक चीज समझेंगे। आप लोगों से वादा किया है पूरा पेपर फंसाने का। अगर कल कोई यूपीएसआई के प्रोग्राम में आपका आया हो तो एक बार उनसे पूछना कि बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी, बच्चों की प्रतिक्रिया क्या थी मैथ्स को लेकर। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर आएगा, ग्रुप डी वाले बच्चों से पूछना, कोई भी आपका रिलेटिव हो, कि क्या पढ़ाया गया है मैथ में। शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो दिल्ली पुलिस वालों, तो इसलिए आपको भी अंदाजा नहीं है कि किस लेवल की चीजें हो रही होती हैं। इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिमिट में रहिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, चलो समझना, समगुणनखंड का योग कितना होगा, वो टोटल इवन फैक्टर का, तो टोटल इवन फैक्टर का अगर आपसे वो योग पूछता है तो बच्चे सबसे पहले ये देखो कि इन तीनों में इवन फैक्टर क्या है। इन तीनों में इवन फैक्टर बच्चा यही है बस। तो जो है वो मेरी सम संख्या है, तो जो भी सम संख्या हो उसे एक से शुरुआत करनी है। 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा। बाकी सबको एज इट इज 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 लिखना है। मतलब आगे जो है आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है। तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद 13 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या लास्ट वाले को सॉल्व करने के बाद 31 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इसमें बस 2 की पावर 0 नहीं है तो 1 कम आएगा, यानी यहां 15 ना आके क्या यहां 14 आएगा? तो आप कहेंगे यहां 14 आ जाएगा। तो बच्चा इन सब का योग कर लोगे तो ये टोटल समगुणनखंड आ जाएंगे। टोटल समगुणनखंडों का योग आ जाएगा, यानी जितने भी टोटल इवन फैक्टर हैं उनका सम निकल के आ जाएगा। अगर आप टोटल फैक्टर में से उसको घटा दोगे तो विषम गुणनखंडों का योग निकल के आ जाएगा। या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, विषम के केस में आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, विषम जो निकल के आएगा इन दोनों का गुणनफल ही निकल के आएगा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? देखो अब मैं आपको चीजें रिकॉल करा देता हूं, एक बार ध्यान से बिना कमेंट पे ध्यान दिए बच्चा मेरी चीज को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। हम लोगों का टॉपिक था फैक्टर। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर पूछे जाएं तो सबसे पहले उन्हें पावर की फॉर्म में तोड़ लो। अगर पावर की फॉर्म में पहले से दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के बच्चे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, कोई इंक्रीमेंट मत करो, उसे एज इट इज पावर को ऐसे ही लिख दो। बाकी ओड की पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दोगे तो बच्चा वो आपके इवन फैक्टर निकल के आ जाएंगे। अगर आपसे ओड फैक्टर पूछता है तो ओड फैक्टर में इवन वाले को बिल्कुल छोड़ दो, सम को बिल्कुल छोड़ दो, विषम की पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दोगे तो वो आपके ओड फैक्टर निकल के आ जाएंगे। यदि आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाता है तो प्राइम फैक्टर में हम लोगों ने 2 केस बनाए थे। एक तो वो केस था जिसमें सारी संख्याएं अभाज्य संख्या थी या प्राइम फैक्टर थे, तो उसमें केवल हमें पावर्स को ऐड करना होता है, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। लेकिन अगर
प्राइम फैक्टर नहीं है, कुछ ऐसी संख्याएं दे दी जो कंपोजिट नंबर हैं या जो भाज्य संख्याएं हैं, तो कैसे करेंगे? हमें उन्हें पहले अभाज्य बनाना होगा, हमें उन्हें तोड़ना होगा। वो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता चुका था। अब हमसे वो योग पूछ रहा होता है, टोटल गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो 0 से शुरुआत करके जहां तक पावर दी हुई है वहां तक लिख के सारी चीजों के साथ ऐसा ही करेंगे, सबकी गुणा कर देंगे तो टोटल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करी, कहां तक गए? 3 तक। 0 से स्टार्ट करी, कहां तक गए? 2 तक। 0 से स्टार्ट करी, कहां तक गए? 2 तक। तो सबकी गुणा कर देंगे तो बच्चे टोटल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अगर मैं सम गुणनखंडों का योग पूछता हूं तो सम संख्या की जो शुरुआत करो वो 1 से करो, 2 की पावर 0 को छोड़ दो, 1 से करो और जहां तक लिखा हुआ है वहां तक लिख दो। विषम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। विषम 0 से स्टार्ट होगी वहीं तक जाएगी, विषम 0 से स्टार्ट होगी वहीं तक जाएगी। ये हो जाएगा टोटल सम फैक्टर्स का योग हो जाएगा। अगर टोटल विषम फैक्टर का योग पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसकी शुरुआत 0 से करो, यहां तक जाओ, 0 से करो, यहां तक जाओ, दोनों की गुणा यानी इन दोनों की गुणा करोगे तो टोटल विषम फैक्टर का योग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत योग मतलब बच्चे सम होता है, सम। योग मतलब बच्चे सम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं बच्चे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया 2500। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया 2500। बच्चा वो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा होता है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया 2500, एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे हर एक चीज पूछी। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि टोटल गुणनखंड कितने होंगे। दूसरा आप लोगों से पूछा सम गुणनखंड कितने होंगे। दूसरा बच्चे आप लोगों से पूछा सम गुणनखंड कितने होंगे। और तीसरा आप लोगों से पूछा कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा आप लोगों से पूछा कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। चौथा आप लोगों से पूछा कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। पांचवा आप लोगों से पूछा कि टोटल फैक्टर्स का कुल योग क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, यानी सम क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा बच्चे। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। सातवां FG, सातवां आप लोगों से पूछा कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं बच्चे। एक बार जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख के मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या होंगे इनके बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएंगे बच्चा इनके बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार बता देंगे बच्चा, सबका आंसर आप लोग देंगे। हर एक चीज मैं समझा चुका हूं, 7 क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं। यही क्वेश्चन बच्चा पेपर में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएंगे। जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि 2500 को पहले पावर की फॉर्म में आपने लिखा होगा। यहां आपने कुछ इस तरीके का नजारा पेश किया होगा कि 25 को गुणा 100 लिख दिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 25 को क्या लिखा होगा, 5 की पावर 2 लिखा होगा। और 100 को कैसे तोड़ा होगा, 2 दूनी 4 होंगे, 4 पंजे 20 होंगे और 20 पंजे 100 होंगे। यानी 2 पावर ये है, 2 पावर ये है। आपने 5 की पावर 0 लिखा होगा और 2 की पावर 2 लिखा होगा। क्या 2500 को लिखने का तरीका क्या यही होगा, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2 होगा। 5 की पावर 4 और 2 की पावर 2 होगा। इंग्लिश में बच्चा मैं बता चुका हूं, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। ये होता है बच्चा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब एक बार देख लो, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई कि 2500 को आप 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे इतनी बात तो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। मैंने कहा था जब भी टोटल फैक्टर आप लोगों को निकालने हो तो इनकी घात में 1 बढ़ा दो। 4 में 1 बढ़ाया 5 आया, 2 में 1 बढ़ाया 3 आया। क्या सबके टोटल फैक्टर जो है वो 15 निकल के आए हैं?
क्या सबके टोटल फैक्टर 15 निकल के आए हैं? तो आपका जवाब होगा सबके टोटल फैक्टर 15 ही निकल के आए हैं। यानी 15 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2500 को पूरे का पूरा विभाजित कर रही होंगी। बहुत बढ़िया। मैंने पूछा सम गुणनखंड क्या होंगे, तो सम से मतलब समझो कि सम पावर कौन सी है। क्या सम पावर बच्चे ये है, सम की घात में कोई बढ़ोतरी मत करो, विषम की घात में 1 बढ़ा दो, तो सम फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे? 10 निकल के आ जाएंगे। सम से मतलब हम लोग ये समझे कि सम की घात में कोई इंक्रीमेंट मत करो, उसे एज इट इज ऐसा ही लिख दो, और विषम की घात में 1 बढ़ा दोगे तो वो 10 निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं? मैंने आपसे लोगों से पूछा विषम गुणनखंड क्या होंगे, तो सम को बिल्कुल छोड़ दो, सम को बिल्कुल छोड़ दो, विषम की पावर में 1 बढ़ाओगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। मैंने कहा था कि आप लोगों को यह चेक भी करना है कि क्या हम लोगों ने क्वेश्चन को ठीक किया है या नहीं। तो सम और विषम को जोड़ देना बच्चे, वो हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। सम और विषम को जोड़ देना, वो हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल बराबर आया है, इसका मतलब आप 100% सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो क्या ये भी अभाज्य संख्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। जब दी हुई संख्या सभी की सभी अभाज्य होती हैं, तो केवल उनकी पावर्स को जोड़ना होता है। 4 और 2 जोड़ेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा? क्या 6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? यानी हम लोगों का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चे? 6 आ जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे ये बात तो बहुत अच्छे से हम लोगों के समझ में आ चुकी है। अब ये 3 क्वेश्चन का देखना है बच्चे, इन 3 क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं यहां से देखूं तो शुरुआत मुझे कहां से करनी होगी? अगर मैं टोटल गुणनखंडों का योग पूछता हूं तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चा। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। क्या ऐसे ही लिखोगे? आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्या ऐसे ही लिखेंगे? किसी की पावर 0 तो 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 125 पंजे 625 होगा। क्या यही होता है? 625 में 25 जोड़ा 650 और 100 750, 775 780, ये हो जाएगा बच्चा 781। क्या आप लोगों का भी टोटल 781 ही आ रहा है? क्या आप लोगों का भी टोटल ये 781 ही आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतना ही आ रहा है। यहां देखो, किसी की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 होगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। जब 7 की गुणा करोगे तो 7 एकम 7 होगा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5 होगा, 7 सत्ते 49 और 5 54 होगा। सवाल का जवाब 54 67 आएगा। क्या सभी लोगों का यही आंसर आया है? वाह वाह, सवाल का जवाब बिल्कुल लाजवाब है, बहुत लाजवाब। यूपी पुलिस वाले पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ये चीज पूछी जा सकती है। नंबर सिस्टम जो कॉमन पार्ट है वो हर एक चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सवाल का जवाब क्या आएगा बच्चा? 5467 आप लोगों का आ जाएगा। अगर मैं अगले की बात करूं, सम गुणनखंडों का योग पूछूं, तो सम की पावर जो शुरुआत करनी है वो 2 की पावर 1 से शुरुआत करनी है। विषम में तो कोई चेंज नहीं करना, यानी विषम तो 781 ही आएगा। विषम की पावर का योग तो 781 ही आएगा, लेकिन सम की पावर में से 1 घट जाएगा, यानी ये वाला हटेगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो 6 एकम 6, 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 कितना हो जाएगा? 42 और 4 46 हो जाएगा। तो 4686 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा? 4686 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सभी लोगों का आया है? बहुत बढ़िया, CRRT एकदम सही जवाब 4686। बच्चा ये गलत है। उज्जवल,
ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। मैंने कहा था सम की पावर में 1 से शुरुआत करनी है, 2 की पावर 0 को बिल्कुल छोड़ना है। ओड को तो ऐसे का ऐसे ही 781 लिख देना है, लेकिन इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 छोड़ देनी है, यानी इसका जो सम आएगा वो 6 आएगा। 781 में 6 की गुणा करोगे तो 4686 हो जाएगा, ठीक है। और विषम के केस में तो मैंने बताया हुआ है बच्चा, सम को बिल्कुल छोड़ दोगे, सम को बिल्कुल छोड़ दोगे तो विषम का योग कितना आ जाएगा, वो तो 781 आएगा, वो तो 781 आएगा। अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा बच्चा, वो तो आप लोगों का 781 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सम को बच्चा बिल्कुल छोड़ना होता है। बिल्कुल। क्या इवन फैक्टर का योग और ओड फैक्टर का योग टोटल फैक्टर के योग के बराबर आ रहा है? देख लो, 6 और 1 7 होगा, 8 और 8 16 को 6 हासिल 1 होगा, 14 को 4 हासिल 1 होगा। क्या ये टोटल के बराबर आ गया? हमने बिल्कुल ठीक किया है, हमने बिल्कुल ठीक किया है। टोटल फैक्टर के इक्वल आना चाहिए सम फैक्टर और इवन सम फैक्टर और ओड फैक्टर का योग जो है। क्या हमने बिल्कुल ठीक किया है? मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल में बच्चा 0 से स्टार्ट करते हैं हर एक को, सम के केस में सम को 1 से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं, और विषम के केस में सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। विषम ही बचता है तो वो 781 बचेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब हेडिंग आप लोग डालेंगे, ये आपके सामने क्लियर हो चुका है। फैक्टर्स का सिलसिला आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। समय रह गया है बच्चा 7:45 यानी 15 मिनट का समय रह गया है। कल इन दोनों पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा, और कल इस चैप्टर में बच्चा जो जो छोटी छोटी चीज है उनको खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं बच्चा शून्यों की संख्या, हम देखते हैं शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी शून्यों की संख्या हम लोग देख रहे हैं। आज 7वीं क्लास है, 8वीं 9वीं क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 10वीं क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। टोटल नंबर सिस्टम के अंदर बच्चे 10 क्लास लूंगा, और 10 क्लास में हर एक चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नहीं, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 781 को। चलो, बात को समझना। शून्यों की संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर का सम बताओ अंकुर नागर भाई, वो नहीं पूछा जाता है, वो नहीं पूछा जाता है, और प्राइम नंबर का सम आप लोग निकाल भी नहीं सकते हैं, एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। टोटल कोई अभाज्य संख्या होती नहीं है, या तो टोटल में सम होंगी या विषम होंगी, अभाज्य होती नहीं है। तो फिर आपने निकाला क्यों है अभाज्य? वो होता है कि अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है, उस चीज को आप लोग छोड़ दो। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि अभाज्य गुणनखंडों का योग होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स करेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर करेक्ट नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड जब सभी की सभी पावर जो है, जब सभी की सभी वैल्यू जो है अभाज्य होती हैं, पावर्स का सम कर दो, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। बच्चे खुद का भी चेक कर लिया करो। चलो, नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हमारा जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और मैं आपके सामने इसकी बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से पूछता हूं तो नंबर ऑफ जीरोस जो कॉन्सेप्ट है, शून्यों की संख्या जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है लास्ट में कितनी जीरोस है, केवल हमारा मोटो उन जीरोस को फाइंड आउट करना है। लास्ट में कितनी जीरोस है, हमारा मोटो जो है केवल उन जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि यहां पे टोटल जीरोस कितनी है, तो आप कहेंगे 2 जीरोस हैं। बच्चा कभी भी गलती से बीच वाली जीरोस को काउंट मत कर लेना। हमेशा जो हमारा मेन मोटो रहने वाला है वो लास्ट की जीरोस को फाइंड आउट करने का रहने वाला है, ठीक है। जोड़े में जो कम हो गया वो जीरो की संख्या होगी, जोड़े में, हाँ ठीक है, अभी सुन तो लो।
वो वाले क्वेश्चन नहीं आते इसमें। कौन से? 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या, बच्चा वो तो मैंने बताया हुआ था जब अभाज्य संख्या पढ़ाया था एक बार। देखो मैंने कहा था कि 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग पूछ सकता है, 50 से 90 के बीच में पूछ सकता है, 70 से 100 के बीच में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे जीरोस कितनी है, तो लास्ट में यहां पे कितनी जीरो लगी है बच्चा? 4 जीरो लगी है। यानी किसी लास्ट के नॉन जीरो नंबर के पीछे कितनी जीरोस लगी हैं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बीच में कितनी जीरो लगी हैं बच्चा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है लास्ट की जीरो कितनी लगी हुई है। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओ आप लोग कि जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीरो बनती कैसे है? तो आप कहेंगे जी जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के गुणनफल से बनती है। 2 और 5 का गुणनफल 10 होता है, यानी एक जीरो का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि अगर 2 और 5 के गुणनफल से जीरो बनती है, तो क्या बच्चे 4 और 5 के गुणनफल से जीरो नहीं बनती? 4 पंजे भी तो 20 होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप एक चीज करना भूल गए। उसने 4 गुणा 5 20 तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा, उसने 4 को भी 2 गुणा 2 ही लिखा होगा। यानी जीरो तो भैया 2 और 5 ने ही बनाई होगी, जीरो तो 2 और 5 ने ही बनाई होगी। अगर कोई पूछे जीरो बनाने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे 2 और 5 का गुणनफल ही हमेशा जीरो बनाता है, 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा जीरो बनाता है। इस चीज को आप लोग अपने जहन में बैठा लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या डाउट है बच्चे? भावना लिख दो। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बताओ कि आगे इसका मामला क्या है। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं 2 गुणा 2, यहां पे गुणा 2 लिख देता हूं और यहां पे गुणा 5 लिख देता हूं, मैं आपसे कहूं कि इसमें जीरो कितनी बनी होंगी? आपने कहा जी आपने एक बात बताई है कि 2 और 5 का गुणनफल ही जीरो बनाएगा, तो यहां तो केवल 2 और 5 का एक ही गुणनफल है, क्या इस केस में एक ही जीरो बनेगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल एक ही बनेगी। एक बार आप गुणा करके देख लो। आपने कहा बच्चे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा, क्या इसमें एक जीरो बन रही है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन रही है। यानी कुल मिला के नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है उसके अंदर आप 2 और 5 के जोड़ों की संख्या ज्ञात कर लो, 2 और 5 के पेयर की संख्या फाइंड आउट कर लो। जितने जोड़े बन रहे होंगे नंबर ऑफ जीरोस भी बच्चा उतनी ही होंगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जोड़ों की संख्या फाइंड आउट कर लो। तो जोड़े कैसे बच्चा? मैंने आप लोगों से कहा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और यहां पे बच्चा 2 लिख दिया। मैंने आपसे पूछा जब मैं इस एक्सप्रेशन की गुणा कर रहा हूंगा बच्चे, सर जब 2 ओड फैक्टर है तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्टर तो निकालना बता चुका हूं कि पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। पवन कह रहे हैं सर प्राइम नंबर की ट्रिक बता दो, जैसे कि 1 से 10 के बीच प्राइम नंबर, 10 से 20 के बीच प्राइम नंबर। तो उसका एक कोड होता है 44 22 32 23, ऐसा कुछ कोड होता है। तो उस कोड को तो आप खुद भी बना लेंगे, है ना? चलो एक बार मैं देख लेता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा कि जोड़ों की संख्या देख लो, जोड़ों की संख्या देख लो, तो बच्चा एक जोड़ा तो ये बन गया 2 और 5 का, एक जोड़ा ये बन गया 2 और 5 का। क्या 2 और 5 के केवल 2 जोड़े बन रहे हैं, यानी 2 पेयर बन रहे हैं? और मैंने कहा था जितने पेयर बनते हैं लास्ट में जीरो की संख्या भी उतनी ही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 पंजे 10 पंजे 50 पंजे 250 पंजे 1250, 1250 दूनी 2500 हो जाएगा, तो क्या लास्ट में बच्चे 2 जीरो आ जाएंगे? यानी कि कुल
मिला के मामला ये है बच्चा, नंबर ऑफ जोड़े जितने उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी। अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा एक बात मुझे बताओ, जोड़ों की पहचान कैसे हुई है? आपने कहा दो कितनी बार लिखा हुआ है, मैंने कहा दो जो है वो दो बार लिखा हुआ है, एक बार ये रहा एक बार ये रहा। मैंने पूछा पांच कितनी बार लिखा हुआ है, आपने कहा पांच जो है वो चार बार लिखा हुआ है। मैंने पूछा तो जोड़े कितने बनेंगे, आप कहोगे जी देखो लड़की हैं दो और लड़के हैं चार, तो शादी कितने लोगों की हो सकती है? तो आप कहोगे शादी तो केवल दो लोगों की हो सकती है, क्योंकि लड़की तो दो ही मौजूद है। जो संख्या में कम होगा, जो संख्या में कम होगा, शादी की भी तो कम उतनी ही होंगी। अगर मैं कहूं लड़के तो हैं दो और लड़की है चार, तो भी तो शादी दो ही होंगी, क्योंकि लड़के मेरे पास दो मौजूद हैं और दो के बाद लड़कों की संख्या खत्म हो जाएगी। तो क्या टोटल जोड़े जो बनेंगे वो केवल दो बनेंगे? आपने कहा जी बिल्कुल बनेंगे। इसका मतलब जो संख्या में कम होता है क्या उतनी ही जोड़ों की संख्या होती है? आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, जो संख्या में कम होगा जोड़ों की संख्या भी उतनी ही रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं यहां जोड़े की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे यहां संख्या में कम जो है वो दो है, और कितनी बार है? दो बार है, तो जोड़ों की संख्या भी दो रहेगी। इसलिए बच्चा जोड़ों की संख्या जो दो है तो नंबर ऑफ जीरोस भी दो आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं अगर मैं आपसे ये पूछूं सर एक लड़का दो शादी भी तो कर सकता है ना? हाँ कर सकता है, पेपर में करवा देना बच्चा, फिर एग्जामिनर बता देगा आपने क्या किया है। एग्जामिनर बता देगा कि आपने क्या किया है। मैंने कहा 2 की पावर 28, मैंने कहा 2 की पावर 28 और यहां लिख दिया 5 की पावर 35। 2 की पावर 28 गुणा 5 की पावर 35। मैंने आपसे पूछा कि इस वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, लड़के तो है 28 और लड़कियां हैं 35, लड़के तो हैं 28 और लड़कियां हैं 35, तो बताओ कितने लोगों की शादी होगी, कितने लोगों का जोड़ा पॉसिबल है? आप कहोगे जी 28 जोड़े बन सकते हैं, क्योंकि लड़के जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल जोड़ों की संख्या जो होती है, टोटल जोड़ों की संख्या जो बनेगी बच्चा वो 28 बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? जितने जोड़े बनेंगे बच्चा उतनी ही जीरोस हो जाएंगी। इस वाले एक्सप्रेशन में जोड़ों की संख्या जो रहेगी वो 28 रहेगी। कितनी रहेगी? आप कहेंगे जोड़ों की संख्या जो रहेगी 28 रहेगी। थोड़ा सा दिमाग चलाना, थोड़ा सा बच्चे दिमाग चलाना, और थोड़ा सा दिमाग मैं चला लेता हूं। देखो ध्यान से सुनना, देखो बच्चे ध्यान से सुनना कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, मैंने आप लोगों से यह कहा कि भैया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 और यहां लिख दिया 1099, 1099। मैंने आपसे पूछा कि जब मैं इन सब की गुणा करूंगा तो जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो बताएंगे बच्चा, जल्दी से बताएंगे कि जब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी बताएंगे, जब इस सब की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें जीरो की संख्या कितनी निकल के आएगी? एडवांस की क्लास आज नहीं है बच्चा, कल होगी। जल्दी से बताएंगे क्या होगी? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा जी ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपने बताया है जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के गुणनफल से बनती है। यानी इस पूरी एक्सप्रेशन में तो कहीं दो ही मौजूद नहीं है।
क्या ये आपको विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे जी विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसमें दो मौजूद नहीं होगा, और जब दो मौजूद नहीं होगा, लड़का ही मौजूद नहीं है, तो शादी किस बात की? तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे बच्चा? नंबर ऑफ जीरोज तो जीरो आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस तो बच्चा जीरो आ जाएंगी। ये बात समझ में आई? यानी अगर सभी के सभी विषम संख्या आप लोगों को लिखी दिख रही है और उसके अंदर बच्चा आपको एक भी सम संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? तो आप लोगों का जवाब होगा जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो बच्चा, आरपीएफ में शुरुआत हुई थी यहां से नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन पूछने की, मतलब बहुत कम पूछा जाता था, किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता था। ये आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था, इसके हर सेट में बच्चा नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर ऑफ जीरोस की शुरुआत जो है आप वहीं से कह सकते हैं, वहीं से बढ़िया शुरुआत देखने को मिली है। अब देखना बच्चे, मैं अब आप कॉन्सेप्ट पे आता हूं, कॉन्सेप्ट पे आता हूं बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे पूछा भैया 1 × 2 × 3 ×4 ×5 ×6 और ऐसे ही लिखे हुए हैं, 100 तक अंक लिखे हुए हैं। एक से लेके लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं 100 तक। और मैंने आप लोगों से पूछा, हाँ शो कर रहा है, सबका कमेंट शो कर रहा है, मैंने आप लोगों से पूछा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो बच्चा यही आप लोगों से आरपीएफ में पूछा गया है। देखो ध्यान से सुनना जब भी लगातार संख्याएं दी हुई हों, बच्चे बहुत ध्यान से सुनना है, जब भी लगातार आप संख्याएं दी हुई हों और एक से शुरुआत हो और आखिरी तक कहीं जारी हो, तो इसके अंदर आप 5 की संख्या काउंट कर लेना। क्या इस बात को लिखने का यह भी मतलब है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 100 का फैक्टोरियल? क्या मैं बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस बक्से के अंदर बंद करके 100? बच्चा इन तीनों बातों का सेम मतलब है, इन तीनों बातों का सेम मतलब है। बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लीकेशन, इस बात का मतलब 100 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लीकेशन, और यह भी फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से स्टार्ट करो और जिस भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है वहां तक गुणा करते चले जाओ, यह होता है इस फैक्टोरियल का मतलब। तो तीनों ही बातों का मतलब सेम है। क्वेश्चन चाहे इस रूप में आपको दे, क्वेश्चन चाहे इस रूप में आपको दे, क्वेश्चन चाहे इस रूप में आपको दे, आप तीनों बातों का मतलब जो है वो बिल्कुल सेम समझेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है? इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है बच्चा? लास्ट में 2 मिनट लूंगा, सबके डाउट बताऊंगा। जब भी शुरुआत से संख्या दी हो तो आखिरी संख्या को 5 से विभाजित कर लो। जिस भी संख्या से विभाजित करते हैं उसकी काउंटिंग हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो मैं इसके अंदर 5 की संख्या निकाल लेता हूं। आपने कहा जी 2 की संख्या क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि बच्चा हर दूसरी संख्या के साथ 2 मौजूद होगा, तो 2 तो पहले से ही ज्यादा मौजूद होगा। मुझे ज्यादा वाला नहीं चाहिए, मुझे कम संख्या वाला चाहिए, तो कम संख्या में तो 5 ही मौजूद होगा, इसलिए मैं 5 की संख्या निकाल रहा हूं। मैंने 100 को 5 से विभाजित किया तो 5 दूनी 10 क्या 20 आ गया। फिर इस 20 को, ये जो 20 आया है, इसे 5 से विभाजित करो तो क्या 4 आ जाएगा। अब ये 4 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, तो यही छोड़ दो बच्चे। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी वो 24 हो जाएंगी। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी बच्चा? 24 हो जाएंगी। ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं? ये बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं? तो बच्चे अब बाकी का कल हम लोग देख रहे होंगे। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी। आज आप लोगों को 15 क्वेश्चन दिलवाऊंगा वर्कशीट में, और वर्कशीट के वो 15 क्वेश्चन आपको बहुत ईमानदारी से करने हैं। मिक्स क्वेश्चन दिलवाऊंगा, एक लेवल होगा क्वेश्चंस का। बच्चे आप आराम से करो, जो भी वर्कशीट में डाउट आता है उसे हम लोग संडे की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अब आप जो जिसका डाउट नहीं है वो जा सकता है। ओके टाटा बाय बाय। जिसका डाउट है वो बच्चे अपना डाउट पूछ। वर्कशीट पर आंसर टाइप मत करा करो सर, आज से नहीं मिलेंगे।
तो लास्ट वाला नंबर यदि 99 हो तो 99 को 5 से विभाजित कर लो। 99 दिया हुआ है तो 99 को 5 से डिवाइड कर लो। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, अब 19 आ गया। जितना पूरा पूरा डिवाइड हो बस उतना ही लिखो। 5 तिया 15 हो जाएगा, तो इस केस में 22 जीरो होंगे, इस केस में बच्चा 22 जीरो होंगे। ठीक है, जिनका डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिनका डाउट है बच्चा वो मुझसे पूछ लेंगे एक बार। इसे कल और अच्छे से बताऊंगा। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी पीडीएफ से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है अभी पीडीएफ से करो। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा, जब टाइम टाइम पे बताता रहूंगा कि कहाँ से करनी है। ठीक है, बताएंगे। और बुक बता दो, मैं बता दूंगा, एक चैप्टर खत्म होने दो। पीडीएफ में इंग्लिश में भी डाला करो, आज पीडीएफ में इंग्लिश में डालूंगा बच्चे। हंस भी लिया करो, हंसने की कोशिश करूंगा, पर आप हंसने कहाँ देते हो? आप हंसने कहाँ देते हो? आप तो बिना मतलब आते ही खिंचाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो हंसने का तो मौका ही नहीं होता। चलो, और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है क्या? भाई मेरा कमेंट नहीं दिख रहा क्या? कविता बिल्कुल दिख रहा है मेरी बहन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका कमेंट दिख रहा है। चलो बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ज्यादा 7 क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास में से पूरा खत्म कर दूंगा विद प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नंबर ऑफ जीरोज भी पढ़ेंगे, छुटकी पुटकी बातें भी पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेंगे, एक क्लास के लिए छोड़ेंगे जब वो 2 अंकीय वाले क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, वो दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो उन पर लास्ट क्लास में चर्चा करेंगे, यानी परसों की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।